हेलो गाइस, कैसे आप लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया रहेंगे। मेरा नाम है ऋषभ एंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्सेस ऑन लॉ सीए फाउंडेशन का। ठीक है, सीए फाउंडेशन का लॉ आपको एक यूनिट बेसिस पे मैं आपको वीडियोस बताऊंगा इसी चैनल पर यूट्यूब पे। एंड वो आपके मई 2022 एग्ज़ाम्स के पहले पहले आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो मैं पढ़ाऊँगा ये आपको मिलेगा एज ए पीपीटी फॉर्म। ठीक है, मैंने इसके लिए एक स्पेशल पीपीटी बनाया है जो आपके मेजर कवरिंग्स लाइक स्पेशल पॉइंट्स जो है, जो एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, सम केस लॉस वगैरह। केस लॉस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। उसके अलावा जो आपके स्पेशल पॉइंट्स के रहते सिर्फ वही चीज़ें पीपीटी में डाले हुए दैट आर यूजफुल फॉर यू फॉर द लास्ट डे रिविजन, ताकि लास्ट डे पे आप भटको नहीं। जनरली लास्ट डे पे बच्चे बहुत भटकते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट टू। ठीक है, पीपीटी बनाऊंगा मैं एंड वो पीपीटी के लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा जस्ट फॉर ₹200। ठीक है ना, ₹200। कैसे आप रजिस्टर करोगे सर? इट्स जस्ट ₹200 गाइस। 200 आपको एक व्हाट्सअप मैसेज मेरे को करना है ऑन 9087911174। ठीक है, और इंस्टाग्राम में ऋषभ अंडरस्कोर कोटारी एंड __। आप जैसे ही आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करोगे मैं आपको एक पेमेंट लिंक आपको शेयर करूँगा इन विच यू नीड टू पे ₹200। और आपको उसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका रीजन एंड आपका नेम ऑफ कोर्स, ये 4 चीज़ें आपको मेंशन करनी है एंड आप रजिस्टर हो जाओगे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड वो ₹200 का जो आपके पास से फीस ली जाएगी उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो मिलेगा मटेरियल, जस्ट अ मिनट। एक आपको मिलेगा मटेरियल, फिर मिलेगा आपको 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद में मेंटरिंग, आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करें, दिस इज ऑफ मेयर क्वेश्चन यार, मतलब बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि जैसे ही आप अपना 12th पास करके आप जैसे ही आप सीए फाउंडेशन में पैर रखते हो, जो बाकी के जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये अकाउंट्स, लॉ, अकाउंट्स आपको बेसिक पता रहता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वो सब, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स आपको बेसिक पता रहता है। इकोनॉमिक्स एंड बीसी के आप बोले तो बिजनेस स्टडीज़ जैसे सीबीएसई स्टूडेंट्स ने पढ़ा रहेगा वही चीज़ है। और एक आता है लॉ एंड बीसीआर। सो बीसीआर इज़ बेसिकली इंग्लिश, रेज्यूमे राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह वो सब रहता है। बट लॉ कुछ ऐसा है ना कि आपने पहली बार पढ़ा रहेगा एंड बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती है इसमें, बहुत से चैलेंजेस हैं। आंसर को प्रेजेंट कैसे करें, केस को कैसे समझे, उसको कैसे एनालाइज करे वगैरह, बहुत सी चीज़ें रहती है। एंड मी पर्सनली आई वॉज अ सी ए स्टूडेंट टू, बट ड्यू टू सम हेल्थ कंडीशंस मुझे इंटर में ड्रॉप करना पड़ा बिकॉज इट वॉज वेरी सीवियर एंड आई कुडेंट अफोर्ड टू कंटिन्यू इट। सो मेरे को छोड़ना पड़ा ये। बट लॉ वॉज माई आई वॉज स्पेशलाइज्ड इन लॉ, लाइक इन फाउंडेशन एंड इंटर फॉर बोथ द अटेम्प्ट्स आई स्कोर्ड एन exemption. सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कैसे एग्जाम्शन स्कोर करें वो मैं आपको बता सकता हूँ। एग्जाम्शन इफ़ यू नो 60+ अगर आप लाते हो सीए में तो दैट्स कॉल्ड एन एग्जाम्शन। सो वो आपको कैसे ला सकते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो सब आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है ना, इसी के साथ साथ आपको मैंने मेजरली सारे कवर कर लिए। या आंसर्स प्रेजेंटेशन रहता है, बाद में आपका स्टडी प्लान बताऊँगा मैं कि टोटल में आपको स्टडी कैसे करनी है लॉ के लिए। प्लस आपको 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आप क्या प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। आप बहुत ज़्यादा भटक जाओगे, मैं खुद भटकता था, लेकिन वी नीड टू हैंडल इट। ठीक है ना, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। पीपल टेंड टू गो फॉर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ रादर दैन स्टडिंग। वो एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताते रहूँगा जैसे ही आप मेरा ये रजिस्टर कर लो। अब आप रजिस्टर करोगे, आपको ईमेल आईडी आपने जो प्रोवाइड की है उसके ऊपर लिंक्स आती रहेगी।
PPTs आते रहेंगे एक्सेट्रा, जो आपको ट्रैकिंग में यूज़फुल रहेंगे, ठीक है ना सर। बट 200 सर इज़ वेरी चीप राइट? या चीप है, बट आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइस राइट। अरे मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई भी CA स्टूडेंट अधूरा छूट जाए। एंड आप देखोगे कि बहुत सी चीज़ें आपको फ्री में भी मिलती है, PPT PDF वीडियोस आपको फ्री में मिलती है, बट वो मुफ्त का ज्ञान है यार। मुफ्त का ज्ञान आपको कोई काम का नहीं है। जब तक आप पैसा भर के वो वैल्यू, आपने जब 200 रुपये अपने जेब से भरोगे ना, तब आपको जाके वो वैल्यू समझ में आएगी कि मैंने 200 रुपया भरा है तो मैं इसको वेस्ट कैसे करूँ, वाई नॉट यूटिलाइज इट। और जैसे आप वो 200 रुपया भरोगे तो मेरी मानो आप सच्ची में यूटिलाइज़ करोगे वो वक्त। रादर जब आपने फ्री में पढ़ा है वो भले ही मेरे से 10-100 गुना अच्छा टीचर रहेगा, लेकिन उसकी बातें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगी। ये जो 200 रुपया भर के आप जो करोगे ना, वो आपको ज़्यादा याद रहेगी। सो ठीक है गाइज, दिस वॉज द आइडिया फ़िलहाल के लिए लॉ। उसके बाद में आई वुड बी ब्रिंगिंग सम मोर सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट के लिए, फाउंडेशन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो गाइज प्लीज़ यूटिलाइज दिस, वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो अभी हम वीडियो चालू करते हैं, विच विल बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है या। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसमें भी यूनिट 1 हम लोग पढ़ेंगे जो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स बोले तो इंडिया के टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्ट। बेसिक मीनिंग यही रहता है, इंडिया में टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके रेगुलेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फलाना ढिमकाना, ठीक है ना। वो हम लोग जैसे ही आगे आगे जाएंगे वैसे हम लोग पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। सबसे पहले व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, इंडिया के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बट सर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? सिंपल में कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस वो एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल होना चाहिए। अभी इन दोनों का मीनिंग क्या होता है सर? एग्रीमेंट का मतलब होता है every promise and every set of promises forming consideration for each other. एग्रीमेंट का मतलब ये रहता है कि एक प्रॉमिस होना चाहिए, और वो प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरफ कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन मतलब दोनों को इक्वली कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, समझे ना। अभी मैं आपको सिंपल में अगर आपको बता दूँ, सॉरी मेरे पिछले क्लास की थी, एक मिनट। अगर मैं आपको यही एक एग्जांपल लेके अगर बताऊँ तो सपोज़ ये है RK और ये है राज। नाउ RK इसको देगा ₹5 लाख, ठीक है, और राज इसको क्या देगा? 5 tons ऑफ शुगर। सो इट्स एन प्रॉमिस दैट राज देगा शुगर, RK देगा पे रोकड़ा, एंड सो इट इज़ अ प्रॉमिस, ठीक है ना। और वो प्रॉमिस में कंसिडरेशन दोनों तरफ को है ना। देखो सर कैसे 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 बताओ सर। RK के लिए कंसिडरेशन क्या है? RK को मिल रहा है 5 tons ऑफ शुगर। राज के लिए क्या है? राज को मिल रहा है 5 लाख रुपया। सो दोनों तरफ से। बट येस, एग्रीमेंट दिस इज़ ओनली फॉर एग्जाम्पल, बट इन डेप्थ अगर हम लोग देखें तो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट है। दिस इज़ एन एग्रीमेंट, डेफिनेटली एग्रीमेंट, ओके। प्लस इट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है इधर, है ना। जो भी है लॉ में है, चलता है यार, बिजनेस है, चलता है। यही चीज़
यही चीज़ ना, अगर 5 टन्स ऑफ शुगर के बदले अगर राज इसको देता किल वरुण, ये अगर होता ना तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता. दिस वुड बी ओनली एन एग्रीमेंट, क्योंकि किल वरुण इज इलीगल, इट इज़ नॉट एन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड देयरफॉर इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट. जब 5 टन्स ऑफ शुगर था तब एग्रीमेंट था प्लस एन्फोर्सेबल बाय लॉ था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया था. बट व्हेन इट्स किल वरुण इट्स ओनली एन एग्रीमेंट, इट्स नॉट एन्फोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है ना. आपको पढ़ना है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2H, द गवर्निंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज एन एग्रीमेंट एन्फोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है ना. उसके बाद व्हाट इज एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट सिंपल. एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक मैं आपको ऊपर ही बता दूँ. सर ये तो बता दिया कि एग्रीमेंट इज़ एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. ये तो हो गया डेफिनेशन. बट अगर हमको इन शॉर्ट अगर एग्रीमेंट अगर समझना है तो उसका क्या रहेगा, मीनिंग क्या है एग्रीमेंट का. इट्स प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. ओके, देयर शुड बी ए प्रपोजल. प्रपोजल मतलब आई लव यू वाला नहीं. प्रपोजल का मतलब होता है ऑफ़र. ठीक है, ऑफ़र होनी चाहिए और वो ऑफ़र एक्सेप्ट होनी चाहिए, तभी जाके वो एग्रीमेंट बनेगा. या फिर देखोगे तो नॉट दिस थिंग. फाइव टन्स ऑफ शुगर. ठीक है ना. अभी राज ने आरके ने प्रपोजल किया राज को कि मैं तेरे को 5 लाख रुपया दूंगा तो मेरे को 5 टन की शुगर दे. ठीक है ना. इसने प्रपोज किया था कि हाँ मैं तेरे को 5 लाख रुपया दूंगा, मेरे को शुगर दे, वो भी 5 टन. और वो प्रपोजल राज ने एक्सेप्ट की, तब जाके एग्रीमेंट बना ना. और अगर यही नहीं होता तो एग्रीमेंट बनता कहाँ से, नहीं बनता. ठीक सही है ना. पढ़ना है तो पढ़ लो, बता दिया मैंने. द टर्म एग्रीमेंट इन सेक्शन 2E of the act is defined as every promise and every set of promises forming the consideration for each other. ये मैंने आपको ऊपर बताया था ये definition. When the person to whom the proposal is made, ये बता रहा है promise क्या होता है. जैसे promise का मतलब क्या होता है. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. Assent मतलब accept, acceptance. लिख लो इधर आपके लिए. Assent का मतलब होता है acceptance. Thereto the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. ठीक है ना. जब राज ने आरके का ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि मैं तेरे को 5 लाख रुपया दूंगा, तो दिस प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड एंड हेंस प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. सही है ना. व्हाट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ. मैंने आपको ये बता दिया था कि कुछ भी चीज़ लीगल होनी चाहिए. लीगल है तो एनफोर्सेबल है, लीगल नहीं है एनफोर्सेबल नहीं है. एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइट्स टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ. एग्जाम्पल्स हैं ये आपको देखने देख लो. ठीक है मैं बता देता हूँ. एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, बाकी के दो आपके मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएंगे. ए एग्रीज विद बी टू सेल अ कार फॉर ₹2 lakhs टू बी. जब भी ऐसा कोई एग्जांपल हो ना, आपको एक छोटा सा माइंड मैप इधर बता देना है. दिस इज ए एंड दिस इज बी. ठीक है ना. ए एग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर ₹2 lakhs टू बी. ए क्या दे रहा है, कार. बी क्या दे रहा है, 2 lakhs, है ना. Here A is under an obligation to give a car to B and B has to right to receive the car on payment of ₹2 lakhs and also B is under the obligation to pay and A has a right to receive 2 lakhs. ये क्या है, एग्रीमेंट का बता रहा है. एग्रीमेंट है ये, ऐसे कैसे फलाना ढिमकाना जो भी. ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर वाले ये एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया था ना. काफ़ी इजी एग्जांपल था भाई. इसमें आप अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने इसमें ये भी समझ लिया. एग्रीमेंट क्या होता है समझ लिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझ लिया, प्रॉमिस क्या होता है समझ लिया, एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है समझ लिया. सब कुछ आपने समझ लिया इसमें भाइयों. ओके.
Now. Frequently asked question. What is the difference between agreement and a contract? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक का फ़र्क क्या होता है? एक बेसिक सा फ़र्क मैं आपको इधर देखे बिना आपको बता देता हूँ, जो आपको रट लेना है आपके दिमाग में, ठीक है ना? दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स but all agreements are not contracts. इसका मतलब आप समझ रहे हो? एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है और कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट नहीं बनता है. एग्रीमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. तो डायरेक्ट आप अगर कॉन्ट्रैक्ट पे से फोकस कर रहे हो तो आपका एग्रीमेंट बनने का कोई सवाल है नहीं. लाइक वी सॉ इन द एग्जाम्पल, आ गया ये रहा, ठीक है ना? ये मैंने आपको क्या बोला था, अगर इसका इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लिख लो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब है और नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब? इन्फोर्सेबल बाय लॉ तभी है जब 5 टन्स ऑफ शुगर देने का नक्की हुआ था, है ना? नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होता है? जब किल वरुण होता है. ओके जब ये 5 टन्स ऑफ शुगर था ना, तब हमने ये नक्की किया था कि इट इज़ एन एग्रीमेंट प्लस enforceable by law and hence it is a contract. याद है ना कि भूल गए? 5 मिनट भी नहीं हुई है. एंड जब किल वरुण था तब इट्स ओनली एग्रीमेंट एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. hence it is not an contract. समझ गए? एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. नाउ कमिंग टू दिस. ओके मीनिंग क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन दोनों का. स्कोप, इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट. देखो, जब 5 टन शुगर बेचने की बारी हुई तब भी वो एग्रीमेंट था. वरुण को मारने की बारी हुई तब भी वो एग्रीमेंट था, विच मीन्स इट्स अ वाइडर टर्म, डेफिनेटली अ वाइडर टर्म. ठीक है, वही अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे तो नैरो है, बहुत छोटा है, क्योंकि कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बना जब 5 टन्स ऑफ शुगर इंक्लूडेड था. जब वरुण को किल करने की बात हुई तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, इसलिए इट्स अ नैरो सेंस, इट्स अ वाइडर टर्म. लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. किलिंग वरुण को मारने बोला तब भी एग्रीमेंट था. एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलरेडी ग्रांट्स राइट्स टू द पार्टीज. नेसेसरली क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. याद है ना? 5 टन की शुगर है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लूँगा. नहीं है, वरुण को मारने की बात आई तो मैं नहीं मानूंगा. लीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. नेचर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. भाई साहब, ये एग्रीमेंट का था और ये कॉन्ट्रैक्ट का. कंफ्यूज तो नहीं होगा ना? बच्चे इन सब चीज़ों में जल्दी हो जाते हैं कंफ्यूज. मी टू. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ये जो है ना 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें आर डेफिनेटली एन एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 10. सेक्शन 10 गवर्न्स व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट सेक्शन 10 में सिर्फ यही 6 चीज़ें बताई है, बाकी ये 5 चीज़ें नहीं बताई है, जो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. सो हम लोग ये कैसे देखेंगे? हमने यहाँ पे तो सर सिर्फ आउटलाइन आपने दे दिया है कि क्या क्या आता है सर, अंदर का हम लोग खुद बना के लिखे ना. दिस PPT इज़ मेंट ओनली फॉर योर लास्ट डे रिविजन्स एंड योर फास्ट ट्रैक. आपको अंदर से जाना है, आपको मॉड्यूल से पढ़ना पड़ेगा, एंड मॉड्यूल मैं आपको बताता हूँ. ओके या
व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये पेन घट गया है। नो 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 नो, गलत पेन, सॉरी। या one cannot contract by himself. A contract involves at least two parties. कौन कौन सी थी हमारे में? सर आर के था, और एक कौन सा था सर? राज था। राज ही था ना, या राहुल था, जो भी था, ठीक है। एग्जाम्पल सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये केस लॉस है जो हम लोग, मैं आपको लास्ट में ऐसे का ऐसे शेयर कर लूँगा, उसमें से आप देख सकते हो। केस लॉस आर रियली इंपॉर्टेंट गाइज। आप लोगों ने जहाँ से क्लासेस लिया, आपने वहाँ पे डेफिनेटली ये सब पढ़ा होगा। दिस आर यूज टू गिव अ रेफरेंस। जब आप कोई भी आंसर लिखे तो लाइक सपोज आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूछा, तो आप ये 10 पॉइंट लिखोगे, तो 2 पार्टीज में ये आप अगर मेंशन करो ना, तो भाई बात ही बन जाए, ठीक है। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी गाइस, मैंने आपको बताई थी कि अगर लीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड समटाइम्स ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको डायरेक्ट केस लॉ में पूछ लेता है एग्ज़ाम में। कोई भी एक केस दे देगा आपको, एंड दिस वुड बी द इंटेंट। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे वो एग्ज़ाम में लिखना है, इसके लिए मैं आपको स्पेशली अलग से बताऊंगा, जो आपको आपके 200 में आपके कवर्ड है, ठीक है ना। हस्बैंड एग्री टू पे, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। अब मैं आपको बताता हूँ। सिंपल था भाई, एक हस्बैंड था, एक वाइफ था, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। जब डिवोर्स हुआ तो हस्बैंड ने बोला कि मैं तेरे को एक छोटा सा मेंटेनेंस एवरी मंथ आपको भर दूंगा, ठीक है। नॉट एक्चुअली डिवोर्स हुआ था, डिवोर्स नहीं हुआ था, वो अब्रॉड गया था रहने के लिए, वहाँ पे कोई काम धंधे के लिए अब्रॉड गया था वो। एंड वहाँ से उसने प्रॉमिस किया था कि मैं एवरी मंथ तुझे लेट से 10,000 रुपीज़ तेरे को ट्रांसफ़र करूँगा फॉर योर डेली नीड्स। एक महीना हस्बैंड बेचारा भूल गया देना, ठीक है, हस्बैंड भूल गया था। बट दैट वॉज अ प्रॉमिस गाइस, डोंट भूलो मत, दैट वॉज अ प्रॉमिस। तूने प्रॉमिस के कैसे नहीं दिया मेरे को, पैसा देना भूल गया, टेंशन में स्ट्रेस में भूल गया। तो वाइफ क्या, डेढ़ शानी उसको स्यू कर लिया। स्यू का मतलब आप समझते हो? स्यू का मतलब कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल कर लिया कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया और मेरे को वो 10,000 रुपये अभी चाहिए विथ चार्जेस। हियर इन द केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट। गाइस टेक दिस स्पेशल केयर। लॉ डोमेस्टिक सेंस में बात नहीं करता है, ओनली बिजनेस सेंस में बात करेगा। ये आपका घरेलू मामला है, आपके घर तक रखो। 10,000 रुपये आपके घर वाले ने आपको नहीं दिया, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप झगड़ो, कुछ भी करो, बट आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। अगर बिजनेस से बात हो तो मेरे पास आना, वरना नहीं आता। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ गाइस, इसका रेफरेंस आपको देना पक्का बनता है। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंपाइल्ड विद इन सर्टन केसेस। कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटन और स्पोकन, रिटन में भी हो सकता है, स्पोकन में भी हो सकता है, एज टू लीगल इफेक्ट्स। बट ऑलवेज इट इज़ एडवाइजेबल कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न में ही होना चाहिए, एज इट वर्क्स एज ए प्रूफ। अगर बोल दिया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता यार, कि अगर हाँ बोला था, नहीं मैंने ये नहीं बोला था, बात शिफ्ट कर सकते ना। सर व्हाट इफ आई टेक अ रिकॉर्डिंग, वैलिड पॉइंट, दैट वुड एक्ट। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वैग और इनडिफाइंड। नॉट वैग का मतलब इट शुड नॉट बी क्लियर, मतलब इट शुड बी क्लियर यार। नॉट वैग का मतलब नॉट क्लियर रहता है। एग्जाम्पल बता दूँ, ए एग्रीज टू सेल बी 100 tons ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इट वॉज इंटेंडेड फॉर। Possibility of performance of an agreement. The term of agreement should be capable of performance. भाई साहब capable होना चाहिए। इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगेन द सेम आर के एंड राज, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। आर के ने बोला आज अगर बारिश हुई
चलो लेट्स से एक बेट हुई इन लोगों के बीच में, ठीक है, बेट हुई, आर के बोला आज बारिश होगी, और अगर आज बारिश हुई तो राज उसको देगा 10,000 रुपया। मेरे को एक बात बताओ, क्या दिस इज़ अ पॉसिबल परफॉर्मेंस? बारिश लाना क्या आर के हाथ में है? भाई साहब डोंट गो जनरली यार, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, मे बी इट डिफर्स बट दिस इज़ क्लियरली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे तो एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स। बारिश ऋषभ नहीं ला सकता, बारिश सिर्फ भगवान के हाथ में, बादलों के हाथ में है, ठीक है, आर के हाथ में नहीं है बारिश लाना। सो दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एग्रीमेंट ही सही नहीं है यार, एग्रीमेंट ही गलत बनाते हो तुम लोग। एग्जाम्पल, A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement cannot be enforced as it is not possible to be performed. ठीक है, और अभी ये 4-5 चीज़ें जो एक्चुअली कवर्ड नहीं है सेक्शन 10 में बट आर रियली इंपॉर्टेंट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज़ द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आपने पढ़ ही लिया था। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, आपने फ्री कंसेंट मतलब दोनों में कंसेंट होनी चाहिए यार, फ्री होनी चाहिए कंसेंट। लाइक सपोज आर के ने राज से अपनी प्रॉपर्टी मांगी, ठीक है, 50 लाख रुपए में। 50 लाख रुपए में माना नहीं, वो मांग रहा था 1 करोड़ रुपया। तो आर के ने क्या किया, अपने कुछ गुंडे बेच के राज को पिटवाया, एंड पिटवा के उसकी सिग्नेचर लेके वही प्रॉपर्टी 50 लाख के बदले 5 लाख में खरीदी। तो ये क्या हुआ, फ्री कंसेंट आर के का जरूर था, वो 5 लाख रुपया दे रहा था, उसका फ्री कंसेंट जरूर था, बट सामने जो राज था जिसके पास से प्रॉपर्टी आई उसका फ्री कंसेंट नहीं था, उसने लिया था डर से, कोअर्शन बोलते हैं उसको, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसने डर से दिया था कि अगर मैं इनको 5 लाख में प्रॉपर्टी नहीं दिया तो मेरे पूरे घर को मार देंगे, ये मार देंगे, फलाना ढिमकाना जो भी, ठीक है। तो बात यह है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों साइड से, नॉट बाय सिंगल साइड, दोनों साइड। एग्जांपल देखें, ए हु ओन्स 2 cars is selling red car to B. B think he is purchasing the black car. There is no consensus as rhythm and no contract. ठीक है ना। और ये एग्जांपल 12, A threatened to shoot B if B does not lend him 2,000 and B agreed to it. Here the agreement is entered into coercion and not a valid contract. यही बात है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। Capacity to contract means the legal ability of a person to enter into a valid contract. मेजॉरिटी का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, यही बात है। कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म भाई साहब, क्विड प्रो क्यो, इट्स अ लैटिन टर्म जिसका मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में होना चाहिए। कंसिडरेशन, आर के लिए कंसिडरेशन था 5 टन ऑफ राइस, राज के लिए कंसिडरेशन था 5 लाख रुपया, दोनों तरफ से कंसिडरेशन था, हेंस इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट फलाना, ये तो हमने पढ़ा था, है ना। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब वैलिड होना चाहिए यार, वॉइड काम करते क्यों तुम लोग, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, यही बात है, समझ गए। तो ये बात तो हो गई अपनी। आगे एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बहुत बता दिया, ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस में डिवाइड की गई है। इसके अंदर कौन सा आता है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। फॉर्मेशन में एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कॉसी, ई-कॉम, कॉसी और ई-कॉम हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इसमें कौन सा आता है, एक्सिक्यूटेड आता है, एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आता है। इसमें यूनिलैटरल और बाईलैटरल। यूनिलैटरल मतलब वन साइड, बाईलैटरल मतलब बोथ साइड्स, यही चीज़ है, ठीक है ना। ये आपको पढ़ाने के लिए मैं आपको वापस लेके जाना पड़ेगा वापस, सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू। ना
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, जो कॉन्ट्रैक्ट सही है. बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. भाई सब वर्ड्स थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मेरा. Contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. A contract which ceases to be enforceable by मतलब ceases to be enforceable का मतलब क्या होता है? इलीगल हो गया भाई साहब, इलीगल. ठीक है. बाई लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. मतलब जब एक कॉन्ट्रैक्ट इलीगल बन गया है तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा. दस अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी एनफोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ. एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक द पब्लिशर. देखो भाइयों, मैं आपको एग्जाम्पल वही चीज़ की बताऊंगा जो आपके लिए रियली नेसेसरी है. फालतू में आपका टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है. दिस इज़ अ फास्ट ट्रैक बैच. एग्जाम्पल्स देने को बहुत है, मैं आपको दे भी रहा हूँ. जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे पक्का दूंगा आप लोगों को. ठीक है ना. मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर. Such contract is valid, but after few days X dies in an accident. X कौन? जो पब्लिशर के साथ बुक लिख रहा था. Here the contract becomes void due to impossibility of performance of the contract. Essential elements of a contract देखा रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए. अगर परफॉर्म मतलब पॉसिबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. पढ़ा था. अब यहाँ पे वो मर गया तो क्या पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाना? सर अभी बहुत से लोग आएंगे कि हाँ सर उसका बेटा अगर टेक ओवर कर लिया बिजनेस तो पॉसिबल है ना. नहीं, लॉ डजंट कंसिडर दैट. जिस आदमी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था सिर्फ वहाँ तक ही आपको रखना है, उसके आगे आपको नहीं बढ़ना है. 1.5 साल है. ठीक है ना. दस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी बिकम्स ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग्स बिकम वॉइड. वॉइडेबल मतलब एग्रीमेंट जो सामने वाला पार्टी है उसके ऊपर है कि उसको वैलिड बनाने का, वॉइड बनाने का है. अगर इसको अपन करेंगे ना डिफाइन, सेक्शन 2I बोलता है, क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. यही बात है. देखो एग्जाम्पल देखो, ये सब डेफिनेशन है डेफिनेटली नो, बहुत कन्फ्यूजिंग है. एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये आपको डिवाइड करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा. देखो, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए. पहली बात तो ये कि लीगल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, कुछ हो ना हो लीगल होना चाहिए. एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, और 2 या 3 पार्टीज को ऑप्शन मिलना चाहिए. ऑप्शन किस बात का सर? बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स और अदर्स इन अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जो पार्टी है उसी को ऑप्शन मिलना चाहिए, जो थर्ड पार्टी है उसको नहीं मिलना चाहिए. जो वो कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले रहा है आरके एंड राज, तो राज को वो चीज़ का ऑप्शन मिलना चाहिए. राज का राहुल अगर हो गया तो उसको ये ऑप्शन नहीं मिलता वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करने की. देखो एग्जाम्पल देखो, एक्स प्रॉमिसेस टू सेल स्कूटर टू वाई. मैं बता दो आपको, एक्स है वाई है. एक्स क्या देगा? स्कूटर है ना, फॉर 1 लाख देगा. However, the consent of X has been procured by Y at a gun point. Y ने इसको क्या दिखाया था? गन बना दूँ अगर आप लोगों के लिए. ये सपोज ये गन है, सपोज दिस इज़ अ गन. Y ने इसको गन बताई थी, ठीक है, तभी ये 1 लाख रुपए में बेच दिया. वॉट इफ इट्स सुजुकी हायाबुसा 1 लाख रुपया में भाई. X is an aggrieved party, मजबूर, and the contract is voidable at his option but not at the option of Y. X सफ़र कर रहा है. aggrieved का मतलब होता है सफरिंग पार्टी. है ना. जो पार्टी सफ़र करेगा उसको ऑप्शन मिलेगा, जो पार्टी सफ़र नहीं कर रहा है उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा. द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड देन Y हैज़ नो ऑप्शन ऑफ रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट. बट
वंस ये एक्सेप्ट कर ले एक्स की, हाँ स्कूटर ले ले भाई, तू 1 लाख रुपया में स्कूटर ले ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है एक्स ने एक्सेप्ट कर ली, तब इट हैज़ टू बी वॉइड वैलिड, एंड वाई वो कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड नहीं कर सकता। रेसेंड मतलब कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये आपका है डिफ्रेंसिएशन है, जो वेस्ट करके टाइम मतलब नहीं। आपको मैंने मीनिंग बता दिया, आपको खुद से पढ़ना है। खुद से पढ़ोगे? मेरे को पता है नहीं पढ़ोगे, मैं ही आपको बता देता हूँ मीनिंग और कॉन्ट्रैक्ट। ये जो डेफिनेशन है दोनों ही आपको वापस बताऊँगा नहीं। एनफोर्सेबिलिटी, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल, कभी भी लीगल नहीं हो सकता। इट इज़ एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। Contract becomes void due to change in law or change in circumstances beyond the contemplation of the parties. A contract becomes voidable contract with consent of the party was not free. No free consent भाई, याद आ रहा है कहीं पे? अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। A void contract cannot be performed, और ये परफॉर्म कर सकते हैं। Rights के does not grant any legal remedy to any party. The party whose consent was not free has the right to resign the contract within a reasonable time. क्योंकि उसको एक ऑप्शन मिलते हैं, या तो उसको वैलिड बना दो या वॉइड बना दो, तभी उनको वॉइड एबल बोलते हैं कि उसको कट भी कर सकते हैं। इलीगल मतलब क्या? लॉ परमिट नहीं करता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, बस। अवॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। Sorry, all void agreements are not illegal, but all illegal agreements are void agreements। याद रखना है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कभी अपन फोर्स कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट दैट इज एब्सेंट, राइटिंग बैड बाय लिमिटेशंस, लाना टिमकाना जो भी, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या था? एनफोर्सेबिलिटी पे। ये क्या है? फॉर्मेशन। एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और राइटिंग। एक्सप्रेस, उसने अपना एग्रीमेंट एक्सप्रेस किया, इधर इन राइटिंग और इन बोलने में, ओरल कम्युनिकेशन हुआ है। इम्प्लाइड मतलब समझ गए यार कि ठीक है एग्रीमेंट हो गया। एग्जाम्पल, व्हेन अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप अ लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट बाय द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए एंड ए अलाउज हिम टू डू सो, इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विसेज ऑफ द कूली डिटेल्ड बाय हिम। A drinks coffee in a restaurant. This is an employee contract that he should pay for the price of the coffee. इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे यार। ई कॉन्ट्रैक्ट्स का एंटर्ड बाय 2 or more parties using electronic means such as emails is known as e-commerce contractors. On the performance, executed मतलब ऑलरेडी हो गया। Given contracts could be an act of forbearance when the act is done or executed forbearance on the record that the contract is executed contract. Executory, the consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future. Unilateral, one side. Bilateral, दोनों साइड। यूनिलैटरल का एग्जांपल दे दूँ आपको। AM advertises payment of award of 5,000 to anyone who finds his missing boy, brings him. As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. The type of executory contract is also called as unilateral contract. ठीक है ना, उसने अपना काम करके दे दिया, वो उसको पैसा देगा, ठीक है। बिकॉज द बॉय वॉज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर बी, सो दैट ही गिव्स टू ए, द बॉय वॉज ऑलरेडी द प्रॉपर्टी ऑफ ए विच बी रिटर्न्स टू हिम अगेन। समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए ना। सर अभी ऑफर क्या होता है सर?
पूरी रामायण समझा लिया आपने। राम कौन था? ऑफर क्या होती है? उप्स, गलत। ऑफर क्या होता है बता दो। ऑफर मीन्स when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or action is said to make a proposal. When one person, एक आदमी है, signifies to another his willingness to do or something, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, कुछ भी हो, एक रिप्लाई देगा। If a girl proposes you, your answer will be either मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बट यू हैव टू गिव द आंसर, है ना। ऐसे नहीं कि उठ के चले जाए। इफ़ उठ के चले जाए दैट इज इम्प्लाइड दैट आपने उसको डिनाई कर लिया है, ठीक है। विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। The person making a proposal is called promisor or offer. For valid offer, the party making it must express a willingness to do or not to do something. A willing to sell is good at certain example है। A willingness must be expressed with a view to obtain the other party to whom। हाँ, ये देखो, ये एक important line है। Where A tells B that he desires to marry by the end of 2090, it does not constitute an offer of marriage by A to B. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. Thus, if further adds, will you marry me, it will constitute an offer. ए ने से बोल दिया कि मैं मैरी करूँगा। डिज़ायर, he just desires to marry। ये डिज़ायर कब पूरा होगा? एज ए ऑफर, जब उसने प्रपोज किया, ठीक है ना। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। काइंड्स ऑफ ऑफर क्या है? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जनरल, स्पेसिफिक। एक्सप्रेस पता है, इम्प्लाइड पता है, मैंने आपको बता दिया। एक्सप्रेस मतलब बोलने में, लिखने में। इम्प्लाइड मतलब अंडरस्टूड। जनरल ऑफर मतलब सबके लिए खुला। स्पेसिफिक मतलब टू अ सर्टेन पर्सन और सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन्स। आपको अगर भरोसा नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी चलो बता देता हूँ पहले आपको। General offer, it is an offer made to a public at large and hence anyone can accept and to do desired act in terms of section 8 where the offer is made to a specific or in a certain person, it is known as specific offer। इसके अलावा सर क्रॉस ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है, ये आपको क्रॉस ऑफर when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called क्रॉस ऑफर्स। ए ने बी को बोला कि मैं तेरा स्कूटर खरीदूंगा 2 लाख रुपए में। ए ने बी को प्रपोज किया कि मैं तेरा कार खरीदूंगा 2 लाख रुपए में। बी ने उसी वक्त ए को प्रपोज किया कि मैं तेरे को कार बेचूंगा 2 लाख रुपए में। बोथ वेर अनअवेयर ऑफ ईच अदर्स थॉट्स एंड हेंस दे मेक अ प्रपोजल ऑफर, दैट्स कॉल्ड अ क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर जो अपनी लेडीज हर बार करती है यार, काउंटर ऑफर मतलब लिख लो यार गोल्डन शब्दों में, इट्स कॉल्ड बार्गेनिंग। भैया ये टी शर्ट कितने की दी? 300 रुपया, 100 रुपया दूंगी, एक्सेप्ट, यस, डिनाई, बाय बाय, दैट्स कॉल्ड अ काउंटर ऑफर। जब ये काउंटर ऑफर बनेगा ना, जो प्राइमरी ऑफर है वो कट हो जाएगा, एंड जो सेकेंडरी ऑफर जो सामने वाले ने बनाया 100 रुपये का, वो वैलिड हो जाएगा। Standing or outstanding offer, an offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time on which standing or continuing an offer of tenders. Best example is tenders. ठीक है ना। इसके साथ इसी के साथ आपका क्या क्या हो गया, ये हो गया, मैंने सब आपको बता दिया। जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग सब बता दिया है ना। एंड एसेंशियल ऑफ वैलिड, कितना बचा आपका टाइम? ऑलरेडी आपका टाइम कितना हो गया?
40 मिनट्स अप्रॉक्स हो गया है, बट दिस वुड बी वेरी मच यूज़फुल यार। ऐसा मत समझो कि यार 40 मिनट तक पढ़ना पड़ेगा, नहीं बाबा, बहुत मैं चाहता तो आपको ऐसे ही बोल देता ना कि ये मेरा है आउटलाइन आपको पढ़ा दिया, बाकी का आप जाके पढ़ लो। आई डोंट माइंड सेइंग दैट। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ बैंक ऑफर? It must be capable of creating a legal relation बनना चाहिए. It must be certain, definite and not vague. It must be communicated to the offeree. Propose होना चाहिए भाई, तभी जाके ऑफर कंप्लीट होगा. It must be made with a view of obtaining the assent of other party. It may be conditional. ये कंडीशनल होना हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन नहीं होने हो सकता. ठीक है ना? ऑफर में भी conditional, contract cannot be conditional. ठीक है. The offer may be either specific or general. The offer may be express or implied. Offer is different from mere statement of intention. Invitation to offer a mere communication is. ये आपका पूरा इन्विटेशन ऑफ ऑफर वाला पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा. अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. ठीक है ना? ये आ गया आपका ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, अच्छे से पढ़ना. और ये क्या बोलता है ऑफर? क्या बोलता है ऑफर? तो आपने बता दिया था. एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफर. बाउंड बाय द ऑफर शुड बी अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट. Invitation to offer, where a party, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate. He does not make an offer, but only invites the other party to make an offer on those terms. बाउंसर है ना, जानता हूँ. एग्जाम्पल देता है. कॉलेज, MK गांधी कॉलेज, जो तारक मेहता देखते हैं वो पहचानते होंगे. जब कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट होते हैं ना भाइयों, तब जो है ना वेरियस एरियाज़ में, अगर मैं मुंबई ले लो तो थाने, मुलुंड, घाटकोपर, यहाँ पे ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, जो भी आप बोलो वो सप्लाई करती है. एंड एग्जैक्टली कहाँ पे सप्लाई करेंगे पता है? जहाँ पे आपकी ट्यूशन्स हो, ताकि आप फ्यूचर में वहाँ पे. सो ये आपके पास आते हैं ब्रोशर देने के लिए. दूसरा 3 पीपल A, B एंड C, है ना? तो ये जो किया ना इन लोगों ने हरकत, थाने, मुलुंड और घाटकोपर में आपको ब्रोशर देने का, दिस हरकत इज कॉल्ड is an invitation to offer. कि भाइयों, अगर आपको हमारा कॉलेज, हमारे कोर्सेज, हमारे फीस स्ट्रक्चर्स अगर अच्छे लगे हो ना, तो आप फ्यूचर में कभी भी हमारे पास आना और हमको ऑफ़र करना. आप हमारा ऑफ़र लेके हमको ही वापस ऑफ़र करना कि वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट. ठीक है? वेरी बेस्ट एग्जाम्पल लिंक्डइन. ये वाले आपको पहले अप्रोच करेंगे, फिर आप जाके अप्रोच करोगे अपने क्वालिफिकेशंस लेके. एंड जो डायरेक्टर्स, जो डीन्स वहाँ पे बैठे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आपको कंपनी में लेना है कि नहीं लेना है. सिंपल मीन्स कॉलेज ने आपको ऑफ़र किया ब्रोशर्स, आप कॉलेज को ऑफ़र करोगे अपनी एडमिशन्स, एंड द फाइनल डिसीजन मेकिंग विल बी डन बाय MK गांधी कॉलेज. एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज इन्विटेशन टू ऑफ़र. है ना? सिंपल, समझ गए? वेरी गुड. If a person who makes the statement has the intention to be bound, if a person has the intention of negotiating on terms, it is called an intention of offer. An offer cannot be act as precedent, always unprecedent to an offer. Offer can be made that act or abstinence, words or conduct, written or oral. तो easy है.
ठीक है ना. एक्सेप्टेंस क्या होती है? एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज. Acceptance मतलब क्या? When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. रिया ने राज को प्रपोज करा, राज ने एक्सेप्ट करा, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस. ठीक है ना. प्रपोजल किसने किया? रिया ने राज को. एक्सेप्ट किसने किया? राज ने. प्रॉमिस कब हुआ? मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा. समझ रहे हो? जनरल सेंटेंस है. एक्सेप्टेंस इज एन ऑफर that is lighted match is to a train to a gunpowder. Just a saying. Legal rules regarding a valid acceptance. Acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. रिया ने जब राज को प्रपोज किया तब सिर्फ राज उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको जवाब दे सकता है. ऐसा नहीं कि वरुण पीछे से आके उसको एक्सेप्ट कर ले कि चल राज एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ रिया ना. Acceptance must be absolute and unqualified. The acceptance must be communicated. मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा. He made a promise. भूलो मत. And उसने ऐसा communicate किया. मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा. That's an indication to Riya that Raj ने accept कर लिया है. Acceptance must be in prescribed mode. Suppose रिया बोले कि मेरे को ये लिख के दे, तो लिख के देना. मेरे को बोल तो चलेगा, बोला तो चलेगा, जैसा प्रपोजल ने किया हो. टाइम होनी चाहिए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. रिया ने राज को बोला कि मेरे को 4 दिन के अंदर अंदर बता देना कि तू एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं. मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. व्हाट इफ राज ऐसे ही खड़ा है? डज दैट इंडिकेट एनीथिंग दैट वेदर राज ने एक्सेप्ट करा है कि नहीं? सर राज ने ब्लश करा. सर ब्लश करा तो एक्सेप्ट कर लिया. सर व्हाट इफ राज को किसी लड़की ने सालों से नहीं पटाया हो, तभी उसने ब्लश कर लिया रिया को देख के. एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. Communication of offer is complete when comes to the knowledge of the person to whom it is made, either by words spoken or written, or it may be inferred from the contract of the parties. When is communication of acceptance completed? वो क्या था? communication of offer. यह है communication of acceptance. As against the proposer when put in course of transmission to the proposer, as against the acceptor when in the knowledge of the proposer. पोस्ट में हुआ तो जो प्रपोजर को एक्सेप्टेंस when the letter of acceptance is posted, as against the acceptor हुआ तो when the letter reaches the proposer. Acceptance over telephone. Same. Received by offerer. The contract is made at the place where the acceptance is received. When revocation of acceptance is as against the person when it is put into course of transmission, when it comes to his knowledge. Modes of revocation क्या? नोटिस दे सकता है रिवोकेशन का. लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम. डेथ और इंसैनिटी. नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस. काउंटर ऑफर. ये एक लास्ट पॉइंट बच गया, सॉरी. ये क्या बोलता है? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में कब रिवोक हो सकता है? may be revoked at any time before communication of its acceptance is complete as against the proposer. May be revoked at any time before the communication of the acceptance is completed as against the acceptor. So with here guys, हमने ये पूरा यूनिट कंप्लीट कर लिया है. यूनिट का नाम सर सब कुछ याद है सर, यूनिट का नाम भूल गए. यूनिट का नाम था डपोलो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है ना.
ये जो चैप्टर है आपका बेस चैप्टर है। जैसे ही आप फाउंडेशन में कदम रखोगे सबसे पहली चीज़ आपको ये पढ़ाते हैं, इफ़ दिस बेस इज स्ट्रांग ना, बाकी पूरा लॉ आपको मक्खन लगेगा भाई, समझ लेना। सो अच्छे से पढ़ो, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपकी नोट्स आपको चाहिए, आई सेड यू अब स्टार्टिंग में कि 200 रुपये में है आपको मिलेगा आपको नोट्स, 1-to-1 मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग एक्सेट्रा, फलाना ढिमकाना, मैंने बहुत कुछ बोल दिया था 200 रुपये में। तो गाइस इट्स अप टू यू नाउ, लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस, शेयर दिस, थैंक यू सो मच।